ये ज्यादा नहीं हो वैसे भी ज्यादा होना ये इरिटेट करना है ये तो उधर थोड़ी इधर करना है। ये तो पता नहीं है ऐसे ये ना जो स्प्रे की है ना ये इशू। अच्छा यार अरे कोई नहीं कह रहा है हमने कौन तो पब्लिक को देनी होती है अपने स्टूडेंट को नहीं को देनी होती है। फैन ऑफ कर दो ना एक उड़ेंगे चलने दो। अच्छा चलो पास करो मेरी तरफ ध्यान दो। अभी भी कोई मसला है नहीं हो गया वो बस थोड़ा सा सेटिंग पब्लिक फाइनेंस आप बैठे पब्लिक फाइनेंस अवाम का फाइनेंस। फाइनेंस क्या है? पैसा मनी। तो यहाँ पे डिस्कशन होने लगी है कि पब्लिक फाइनेंस अवाम की जो अथॉरिटीज पब्लिक अथॉरिटीज जो होती है वो फाइनेंस कैसे रेज करती है और फिर जब फाइनेंस रेज हो जाता है पैसा इकट्ठा हो जाता है इनकम पब्लिक अथॉरिटीज आ जाती है तो वो कैसे खर्च करती है। पब्लिक फाइनेंस डील करता है इसके साथ जो पब्लिक की अथॉरिटीज है वो कैसे पैसा इकट्ठा करती हैं या आप कह सकते हैं उनकी इनकम कहाँ से होती है और फिर वो एक्सपेंस कैसे करती है। इस सारे मामले को स्टडी करने के लिए जो डिसिप्लिन है उसको पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है। अगेन रिपीट करता हूँ पब्लिक फाइनेंस डील्स विद the income and expenditure of the public authorities. Public finance deals with the income and expenditure of the public authorities. How those authorities raise the finance and where those authorities expend those that money. तो अगर इस डेफिनेशन को आप अपने सामने रखें तो फिर स्कोप क्या होना चाहिए पब्लिक फाइनेंस का। पब्लिक फाइनेंस इनकम और एक्सपेंडिचर है पब्लिक अथॉरिटीज के। सिंपल अगर ये चीज़ है तो फिर पब्लिक फाइनेंस का स्कोप क्या होगा। पब्लिक फाइनेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी क्या क्या चीज़ें आएंगी। एक तो साफ जाहिर हो रहा है पब्लिक की इनकम पब्लिक के एक्सपेंडिचर पब्लिक का डेट और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक फाइनेंस इज ऑल अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर किसके पब्लिक अथॉरिटी। होगी बात जी। पब्लिक फाइनेंस इज ऑल अबाउट पब्लिक फाइनेंस डील विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। अगर मैं कहूँ कि यार स्कोप क्या है पब्लिक फाइनेंस का, एक इनकम है एक एक्सपेंडिचर है और क्या स्कोप क्या हो सकता है। एक पब्लिक डेट है और एक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। जी कैमरे के अंदर आ रहा है। अब मुझे बताओ जो पब्लिक की अथॉरिटीज हैं वो इनकम यार ज्यादा नहीं हो गया ये 2 मिनट की सारे ही कम करा रहे हैं। मैं थोड़ा दूर है कि अच्छा अपना प्रोसेस हो गया वहाँ के। आप मुझे ये बताओ यार पब्लिक की इनकम से क्या मुराद है। पब्लिक के पास पब्लिक की जो अथॉरिटीज हैं उनके पास पैसा कहाँ से आता है कहाँ से आता है। हाँ, उनके पास पैसा 2 तरीकों से आता है।
पब्लिक अथॉरिटीज के पास एक टैक्स से पैसा आता है जिसे टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है, और एक नॉन टैक्स से आता है जिसे नॉन टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है। ऐसे ही है ना, या कुछ और है? इनकम जो है पब्लिक अथॉरिटीज की कहाँ से आएगी? एक टैक्स रेवेन्यू से आ जाएगा और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू से आ जाएगा। तो भाईजान आप कहते हैं पब्लिक फाइनेंस क्यों पढ़ना है, टैक्स रेवेन्यू की बात करनी है तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है तो टैक्स का पता होना जरूरी है ना। तो फिस्कल पॉलिसी जो है पब्लिक फाइनेंस का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। फिस्कल पॉलिसी जो है पब्लिक फाइनेंस का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इनकम जो ज्यादातर इनकम का बड़ा हिस्सा जो होता है ना किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को, टैक्स से ही आता है। तो फिस्कल पॉलिसी के जरिए क्या किया जाता है, एग्रीगेट डिमांड जो है उसको छेड़ा जाता है, उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है। किसके थ्रू? फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। पढ़ेंगे वो भी। तो यहाँ पे इनकम जो है पब्लिक अथॉरिटीज की वो दो तरह से आती है, ये एक तो टैक्स का पैसा आता है और एक नॉन टैक्स का। अभी जब टैक्स का पैसा आएगा तो पाकिस्तान में किन किन तरीकों से टैक्स का पैसा आ रहा है? इनकम टैक्स, ड्यूटी, सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और फिर कस्टम ड्यूटी। ये जरूर करता है, 2 मिनट दें मुझे क्योंकि ये बच्चों वाला काम तो है ना। इनकम की हेडिंग आएगी तो आप लिख देंगे टैक्स रेवेन्यू से इनकम होती है और नॉन टैक्स रेवेन्यू से। टैक्स रेवेन्यू का बीइंग टैक्स इंस्पेक्टर या टैक्स इंस्पेक्टर बनने के ख्वाहिशमंद होने की वजह से आपको बिल्कुल पता है, कोई शक ही नहीं रहा इसमें। नॉन टैक्स क्या होगा? नॉन टैक्स आपसे पूछा जाता है कि गवर्नमेंट के पास 2 सोर्सेज होते हैं फाइनेंस के। एक सोर्स रेवेन्यू का क्या है, एक सोर्स गवर्नमेंट के रेवेन्यू का है, इनकम का है टैक्स। टैक्स लगा लो इनकम बढ़ा लो। जैसे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है गवर्नमेंट की इनकम बढ़ जाती है। गवर्नमेंट इनकम बढ़ानी चाहती है बगैर टैक्स लगाए तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू के थ्रू होगा। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आएगा क्या? गवर्नमेंट जो है फाइन लगाती है मुख्तलिफ गलत काम करने के ऊपर, गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस है लाहौर की, अक्सर आप देखेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो ट्रैफिक वालों को ट्रैफिक के लगाए हुए चलानों से ही तनख्वाह दे देते हैं। जब ट्रैफिक डेट करीब आती है ना उनकी सैलरी की, उनकी जो रेशियो है लगता है वो खास ही बात हो रही है आज यहाँ पे। उसने वो रिप्लाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे भी सुन रहे हैं। क्या सुननी है सुनाएंगे जूम वाले, पहले आप लोग सुना लें। बस वो लगे हुए हैं अपनी डिस्कशन करें, अपनी बातें कर रहे हैं। कोई जी कोई अगर बहुत जरूरी बात है तो आप बता दें कि क्या सुनाना चाहते हैं। जी 1 बाय 1 पहले इनके सुनते हैं। ये लैपटॉप मेरी तरफ करते हैं आज, इनकी बात पहले इनके क्वेश्चंस के आंसर दे लेते हैं। हाँ जी, आपका रेलिवेंट क्वेश्चन जो है प्लीज पूछें आप। कैसे कोई नहीं आएगा तो फिर बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपने जो बुक्स बताई है वो पीडीएफ शेयर की? तो बुक्स मैंने कितनी दफ़ा शेयर कर दी हैं। अब ये तकरीबन एक किताब 4 से 5 दफ़ा ग्रुप में शेयर हो चुकी है। एक बार फिर कर देते हैं। और बताएं जी नेक्स्ट। रिकॉर्डेड लेक्चर आज तक जितने हुए हैं माशाल्लाह एक लेक्चर के बाकी सारे के सारे आपके पास रिकॉर्डेड मौजूद हैं। और बताएं। कह रहे हैं सर बुक्स हैं हमारे पास, टॉपिक्स बता दें। टॉपिक भी अब किस वाला टॉपिक बताऊं मैं? तकरीबन मैं बार बार अर्ज कर चुका हूं कि दोनों किताबों का, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की दोनों किताबें जो हैं। हाँ जी, इसलिए कह रहे हैं कि हमारा मैसेज आपका लेट पहुंचा है, शायद हम भूल गए हैं। अच्छा अब मैं आपको अर्ज कर देता हूँ, दोबारा सुन लें प्लीज। कि अर्ज ये है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की किताब जो है
चाहे वो एडवांस वालों की है, चाहे वो वर्ल्ड टाइम वालों की है, उसका जो रेलिवेंट पोर्शन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। उसमें से आपको जो भी चीज़ नहीं आती आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो दोनों किताबें हैं, दोनों किताबों का रेलिवेंट पोर्शन जो भी आपको नहीं आता उसमें से आप मुझे पूछ सकते हैं। हमारे पास लेक्चर है, आप बता सकते हैं कि ये वाला फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक हमने नहीं पढ़ा, हम वो टॉपिक पढ़ लेंगे। फिर फर्दर वहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस है, हमने प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा की। वहाँ पे मुश्किल क्वेश्चन है, हमने आसान किया और फिर बाद में मुश्किल की तरफ गए। अब आपको फर्दर के इश्यूज आएंगे तो आप वो हाईलाइट कर सकते हैं, और फर्दर इंशाल्लाह मैं आपसे कमिट कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला सेहत दिए रखे, मैं आपको क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन देता रहूँगा और प्रैक्टिस आपकी करवाता रहूँगा। अच्छा, फिर कुछ एक आध स्टूडेंट होते हैं, वो जब भी बात करेंगे वो हमारे साथ, बेटा देखो आपके साथ अगर एक सिंगल इंडिविजुअल के साथ इशू है वो हाईलाइट करें, लेकिन अगर किसी और के साथ वो वाला इशू नहीं है तो आप दूसरे के साथ उसे अटैच ना करें। अगर आपके पास सिग्नल नहीं सही आ रहे तो हो सकता है दूसरों के पास सही आ रहे हो, बट या कुछ भी अगर आपको चीज़ नहीं मिल सकी तो वो आप अपनी प्लीज़ अपनी बात अगर कहें कि सर मुझे ये चाहिए, ये हल करें, तो आपका हल होगा। ना कि यहाँ पे ना आपने कोई इलेक्शन लड़ना है ना मैंने कोई लड़ना है यार। तो आप लोग प्लीज़ आपको जो भी इशू है आप बताएं। मैं यकीन करें वेट करता रहता हूँ कि 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अगर जूम वालों को अगर इशू है 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक उनका टाइम है, वो अपनी क्वेरी सेंड कर दिया करें। कोई नहीं सेंड करता। कोई बंदा भी इस पीरियड के दौरान 1 घंटे का टाइम है, इसके दौरान के अपना मैसेज भेजें, मैं जवाब दूंगा। क्लास शुरू करने से पहले नहीं भेजते। कब भेज रहे होते हैं? रात के 1 बजे। कब भेज रहे होते हैं? क्लास एंड हुई है तो मैं घर पहुंचा हूँ, तो घर पहुंचे दरमियान में कालें करेंगे। तो यार मैं एक रिक्वेस्ट है कि तरीकाकार बनाने की कोशिश की है कि आप लोग क्लास शुरू होने से पहले 1 घंटे के अंदर अपना मैसेज करें और कहें जी कि ये क्लास शुरू होने से पहले मेरा ये क्लैरिटी दो, हम दे देंगे। अभी और हर बंदे की लाइफ में कमिटमेंट्स होती है, आपकी लाइफ में है, मेरी में है, तो फिर इस तरह फिर वो मैसेजेस इतने मुख्तलिफ जराए से आ रहे होते हैं कि जब अगला दिन आना है, सुबह होनी है क्लास, उस वक्त तो आपका मैसेज बहुत पीछे जा चुका होगा। तो फिर आप जब अब क्लास शुरू होगी मैं ढूंढूंगा भी तो मुझे नहीं मिलेगा। और अगर यही आपने क्लास शुरू होने से 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले मुझे सेंड किया है तो मेरे लिए भी आसान होगा उसको जवाब करना। एनी हो टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर किसी का कोई अभी भी रेलिवेंट क्वेश्चन आया है तो प्लीज़ आप बताएं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का कहते हैं वही दफा कैश फ्लो स्टेटमेंट का कल मैंने ग्रुप में किया, क्या आपने नहीं पढ़ा? कि मैं उसको दोबारा पढ़ा दूंगा। यस। अब उसमें फर्दर कोई है तो बता दें कि इसमें फर्दर मैं क्या क्लैरिटी दूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मैं क्वेश्चन एक फुल फ्लैज आपको करवाऊंगा। आई होप कि कैश फ्लो पेपर में नहीं आएगी, लेकिन अगर आ गई, अब मुझे बताओ मैं टी अकाउंट बनाना कैसे सिखा दूँ उन बच्चों को जिनको टी अकाउंट का पता ही नहीं है। मैं झटके तरीके से मोटा क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाए और अगर पेपर में आए तो आप कर भी सकें उससे। मैंने आपसे सीए और आईसीएमए का पेपर तो पास नहीं करवाना, ठीक है जी। तो कैश फ्लो वाला भी इंशाल्लाह मैंने कल क्लास खत्म होते ही पहला ही मैंने मैसेज ये किया कि इंशाल्लाह इसको मैं दोबारा करवाऊंगा। अब इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है? कैश बजट की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन शेयर करते हैं फ्रैंकफर्ट और दूसरी जी ये ठीक है, बजट क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको मिल जाए। वो तो मैंने खुद भी कहा कि इंशाल्लाह आपको जो साथ साथ रेलिवेंट है वो हम करवाते रहेंगे। ठीक है, चलो अभी ना इनका ना मैसेज बंद करें क्योंकि जब मैं आपकी तरफ देखता हूँ आप इसमें खुबे होते हैं। बैक भी, हाँ बैक भी कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। कास्ट ऑफ कैपिटल जो है, अब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मुझे लिखवाओ जी, कौन कौन से आप करना चाहते हैं? कास्ट ऑफ कैपिटल और देन वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल, और बताओ एनुटी सर, एनुटी रिस्क एंड रिटर्न, और बताओ रिस्क एंड
रिटर्न। और बताओ इंट्रोडक्शन मेजॉरिटी, हम्म? यील्ड टू मेजॉरिटी, YTM इंट्रोडक्शन टू प्राइसिंग, यार इसके अंदर हो जाना नहीं बोल रहा था प्राइसिंग में डाला है। प्राइसिंग बोल रहा था रिस्क रेट बोल रहा था अच्छा और बताओ प्राइसिंग चलो तो इंशाल्लाह इसको हम बिल्डिंग में इसको क्लियर करेंगे, ठीक है जी। ये इस तरह पिक्चर बना लें, ये रिस्क एंड रिटर्न एंड प्राइसिंग और ये यील्ड टू मैच्योरिटी, ठीक हो गया। अब आज कर लें कहाँ पे थे जी हमको किसको नॉन टैक्स हमने पब्लिक फाइनेंस को हमने कहा कि ये वो फाइनेंस है जो डील करती है पब्लिक अथॉरिटीज की इनकम और एक्सपेंडिचर को। फिर मैंने कहा कि जो पब्लिक फाइनेंस होती है उसका स्कोप क्या है। उस स्कोप में हमने कहा कि इसके जो दायरा कार में आता है पब्लिक का इनकम, पब्लिक के एक्सपेंडिचर, पब्लिक का डेट और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक की इनकम में हमने कहा क्या आता है, इनकम जो जो पब्लिक की अथॉरिटीज़ है, इसको भी हम मेरे ख्याल में बंद करने ठीक हो गया ना, थोड़ा सा करने बन गया सर। तो पब्लिक की इनकम मैंने कहा टैक्स और नॉन टैक्स दो तरीकों से आती है। टैक्स आपको पता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और नॉन टैक्स आपको मैंने अर्ज किया कि फाइन, मैंने अर्ज किया पेनल्टीज फी गवर्नमेंट लगाती है। जो गवर्नमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि रेवेन्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड जो है ETPB, महकमा औकाफ वाले सुना होगा, माल के ऊपर औकाफ वालों की बहुत सी प्रॉपर्टियां हैं, तो गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी उसको किराए पे चढ़ा देती है, वहाँ से रेंट आ जाता है, गवर्नमेंट वहाँ से रेवेन्यू आ जाता है गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से आता है, गवर्नमेंट की मुख्तलिफ अदारों के अंदर शेयर है। लाइक सुई गैस है, तो सुई गैस के अंदर गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है, उसमें से 49% या आई थिंक जो शेयर होल्डिंग है उसका 51% जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है, तो वहाँ से जो इनकम आती है उसका शेयर के हिसाब से गवर्नमेंट ले जाती है। इस तरह गवर्नमेंट के और बहुत से अदारे हैं जो कि इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी सब दे रही होती है, रेलवे वगैरह। अगर वो गवर्नमेंट को पाकिस्तान में तो नहीं देता लेकिन दूसरे कंट्रीज में तो देता है ना पढ़ने के लिए, ठीक है जी। और कहाँ से आ सकता है गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू, क्या जो गवर्नमेंट फाइन लगाती है वो टैक्स है, जो पेनल्टी लगाती है वो टैक्स है, जो अपनी प्रॉपर्टियां किराए पे चढ़ाती है वो टैक्स है, जो मुख्तलिफ कंपनियों के अंदर गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है क्या वो टैक्स है? नहीं, टैक्स नहीं है। गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हो तो वो मुख्तलिफ बैंकों में इन्वेस्टमेंट कर देती है और वहाँ से उनको इंटरेस्ट वगैरह कमा लेती है, तो क्या वो टैक्स है? तो नॉन टैक्स की एग्जांपल देनी हो तो आप 10 एग्जांपल दे सकते हैं कि नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन कौन सा है। अगर आपसे वो इंटरव्यू में भी पूछ लेता है कि जनाब आप मुझे पता है कि आपको टैक्स रेवेन्यू का तो पता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सा होता है, तो आप बता सकते हैं कि सर जो फाइन लगाए जाते हैं वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, जो पेनल्टियाँ लगाई जाती हैं वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टियाँ किराए पे चढ़ा के गवर्नमेंट को पैसा आता है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, वो कहीं पे प्रॉफिट ऑन डेट कमा लेती है, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ कंपनियों के अंदर शेयर खरीदे हुए हैं, तो शेयर के ऊपर जो रिटर्न आता है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो ये सारी की सारी जो एग्जाम्पल हैं ये किसकी हैं? ये गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यू की एग्जाम्पल है। और टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों शामिल करके आप बता सकते हैं। एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के खर्चे, आप बताओ गवर्नमेंट के खर्चे कहाँ कहाँ पे होते हैं? दो तरह के मोटे खर्चे हैं, एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और एक नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अब मुझे बताओ कि डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर से आपको क्या समझ आती है? ऐसे खर्चे जो कि तरक्की में काम आते हैं, जो कि डेवलप करने के लिए, कंट्री को डेवलप करने के लिए आप जो खर्चे करते हैं वो आपके डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं। लाइक सड़कें बना दी, पुल बना दिए, बिल्डिंग और जी तो ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की सड़कें, हॉस्पिटल्स, ब्रिज, ये डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर है। क्योंकि अगर ये चीज़ें होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ढांचे के ऊपर जो खर्चा किया जाता है
किसी कंट्री के ढांचे के ऊपर खर्चा किया जाता है वो डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर के हेड के अंदर आता है। एक्सपेंडिचर दो तरह के होंगे, एक डेवलपमेंट, एक नॉन डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का तो पता चल गया, नॉन डेवलपमेंट क्या हो गया जी? आपने कर्जा लिया हुआ है, पाकिस्तान ने कर्जे को उतारने के लिए जो ये सूद दे रहे हैं वो क्या है? खर्चा तो है लेकिन कौन से वाला है? नॉन डेवलपमेंट। नॉन डेवलपमेंट। आपने डिफेंस का खर्चा किया हुआ है, डिफेंस का क्या डेवलपमेंट खर्चा है? कौमें ऊपर उठती हैं? नहीं, ये नॉन डेवलपमेंट का खर्चा है। और कोई मुख्तलिफ सोशल वर्क करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो किसकी एग्जाम्पल है? नॉन डेवलपमेंट की। अब आ जो पब्लिक डेट, ये क्या होता है? जो कर्ज लिया जो कर्ज लिया बजट क्या होता है? बजट एक एस्टिमेट होता है इनकम का और एक्सपेंडिचर का। अब मान लो कि एक्सपेंडिचर जो है वो ग्रेटर हो गए हैं एक पीरियड के दौरान, किससे? इनकम से। अब एक्सपेंडिचर लेट्स सपोज के हो गए हैं 7500 बिलियन रुपीस, इनकम है मिसाल के तौर पर 6100 बिलियन, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ। अब गैप कितना है? 1000 बिलियन का। 1000 बिलियन कहाँ से आएगा? लोन पब्लिक डेट। गवर्नमेंट क्या करेगी? तो यही वो डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं होती। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? डेफिसिट बजट क्या होता है? कि जो आपने बजट बनाया है, कोई है, आपने जो बजट बनाया है उस बजट में जब काम चालू हुआ आपने जो एस्टिमेट दिए थे, जब काम एक्चुअली चालू हुआ तो आपने खर्चा ज़्यादा कर दिया, इनकम कम हुई। अब खर्चे को मीट करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? या तो डोमेस्टिकली गवर्नमेंट जो है वो कर्जा ले लेगी या फिर वो इंटरनेशनली आईएमएफ के पास चली जाएगी कि कर्जा दे दो। ठीक हो गया। इनकम, एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से क्या समझ आती है? ये वो पॉलिसीज होती हैं जो कि गवर्नमेंट बनाती है ताकि जो गवर्नमेंट के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हैं उनको हासिल किया जा सके। ये ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो कि गवर्नमेंट बनाती है ताकि गवर्नमेंट के जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हैं उनको हासिल किया जा सके। अब यहाँ पे एक नई डिस्कशन खुल गई कि गवर्नमेंट के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, गवर्नमेंट क्या हासिल करना चाहती है पॉलिसीज बना के। तो एक किसी भी मुल्क की जो गवर्नमेंट है वो कौन से इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रही होती है, कोई बताए मुझे। पर कैपिटल इनकम इंक्रीज होनी चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं कि हर कंट्री की गवर्नमेंट चाह रही हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, आपका जीडीपी बढ़ जाए। जीडीपी बढ़ेगा तो जितने भी मुल्क के अफराद रह रहे हैं उसके अंदर पूरे जीडीपी को डिवाइड कर दिया जाएगा आपके मैन पावर के साथ, तो पर कैपिटा इनकम निकल आती है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हर गवर्नमेंट चाहती है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए। तो क्या हर गवर्नमेंट चाहती है ये इकोनॉमिक ग्रोथ में इकोनॉमिक जो उनके ऑब्जेक्टिव है उसमें शामिल होता है। लेकिन जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, जो कि बोल के कहे जाने वाले ऑब्जेक्टिव है, हर गवर्नमेंट चाहती है कि उसके जितने भी काम करने के काबिल लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। गवर्नमेंट फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? ऐसी पॉलिसीज बना रही है ताकि वो अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर ले। अब मैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को कहता हूँ कि किसको समझूं क्या होगा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो हर गवर्नमेंट का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट मिले। फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है कि
कि जितने भी लोग उसके काम करने के काबिल हैं उन सबको रोजगार मिल जाए। ठीक है जी। दूसरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? एजुकेशन, प्राइस की स्टेबिलिटी आ जाए। क्या आ जाए? जो ये इन्फ्लेशन जो 40%, 45%, 50% पे जा रही होती है, गवर्नमेंट जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाह रही है ना, गवर्नमेंट चाह रही है कि यार एक स्टेबल सी, कि हर साल एक तरह की ही जो है ना इन्फ्लेशन हो, 4%, 5%, 6%, 4%, 5%, 6%। ये गवर्नमेंट का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी करूं कि जो स्टेबिलिटी आ जाए, लोगों को पता हो कि यार अगले साल भी कोई 5% ही इन्फ्लेशन होनी है। ये नहीं होना कि इन्फ्लेशन जो वो स्काई हाई हो जानी है, 45% आ जानी है, 65% आ जानी है। एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी आ जाए। ये नहीं है कि आज जो डॉलर है वो 235 का है, कल को 240 का हो जाएगा, परसों 250 का हो जाएगा, उससे अगले दिन 260 का हो जाएगा, जैसा प्रीवियसली हुआ कि डॉलर 180 हुआ, 180 से 190, 200, 205, 210, 215 और फिर 13। ये तो कोई नहीं चाह रहा होता। गवर्नमेंट का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है कि स्टेबिलिटी लेके आए, फुल एम्प्लॉयमेंट हासिल करे और साथ में स्टेबिलिटी लेके आए, प्राइस की स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी। इक्वल बैलेंस पेमेंट, ठीक है। एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है कि इक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना उसका उसका इक्विलिब्रियम लेके आए, उसमें उसमें बेहतरी लेके आए। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, एक कंट्री जितना एक्सपोर्ट करता है और जितना इंपोर्ट करता है, इन दोनों के फर्क को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। तो इक्विलिब्रियम जो है वो पैदा किया जाए, गवर्नमेंट का ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है। अब 3 ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिए हर गवर्नमेंट के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। फुल एम्प्लॉयमेंट लेके आऊँ, प्राइस की मैं स्टेबिलिटी लेके आऊँ, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में स्टेबिलिटी लेके आऊँ, और चौथा जो है वो, और जो चौथा रेट है जो कि उन्होंने पर कैपिटा इनकम कहा, उसे आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसे कहा जाता है? आपकी इकोनॉमी जो है वो एक्सपैंड करे, वो बढ़ जाए। और कैसे पता चलता है कि इकोनॉमी बढ़ी है या नहीं बढ़ी? जीडीपी। कैसे पता चलता है इकोनॉमी बढ़ी है या नहीं बढ़ी? जीडीपी। जीडीपी इज एब्रिविएशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब उस दिन मुझे एक स्टूडेंट बता रहा था कि जीडीपी इज इक्वल टू व्हाट? C plus I plus G plus का next। इसमें हेल्थ और एजुकेशन ही है। नहीं, वो आप देखो ना, ये बाकी चीजों को देख रहे हो तो इसमें ऑटोमेटिकली वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है। हर छोटे एलिमेंट को इसमें शामिल करेंगे तो किसी बड़े की हेडिंग के नीचे आ जाएगा। हम लिख रहे हैं बड़े बड़े। जब भी कोई तो क्या, जब भी आप क्वेश्चन आ जाए कि यार गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज के थ्रू ये वो पॉलिसीज वो अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती है, तो देखो जो भी इलेक्शन लड़के गवर्नमेंट आती है ना, वो क्या कहती है? वो मंशूरी ये देती है, हम प्राइस की स्टेबिलिटी लेके आएंगे, हम इतनी ज़्यादा नौकरियां दे देंगे, यही कहते हैं। हम जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको ठीक कर देंगे, हम जीडीपी बेहतर कर देंगे। यही तो 4-5 नारे हैं पूरी दुनिया में। और क्या मंशूर होता है? जी क्या मंशूर है आपका? आप इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं, क्या करेंगे? मैं जी फुल एम्प्लॉयमेंट कर दूंगा, हम नौकरियां इतने लाख दे देंगे। आप क्या करेंगे? हम स्टेबिलिटी लेके आएंगे, क्या जी डॉलर को हम एक जगह खड़ा कर देंगे। ऐसे कह रहे होते हैं हम। जो इन्फ्लेशन है जो कि रॉकेट पे चढ़ गई है और स्पेस में चली गई है, हम उसको ज़मीन पे लेके आएंगे, हम 10% से नीचे ले आएंगे। यही कहते हैं हम जीडीपी को बड़ा कर देंगे। देखें जी, इमरान खान ने कोविड के अंदर भी 5% जो है वो जीडीपी ग्रोथ दिखाई। ऐसे कह रहे होते हैं। तो यही तो है आपकी इकोनॉमिक गोल्स जो होते हैं किसी भी कंट्री के। और क्या होते हैं? जब भी इकोनॉमिक्स गोल की बात हुई वो आपने ये 4 लिख देने हैं। ठीक है जी।
हाँ हाँ, देखो शुरू से ये हर जगह दुनिया में, अमेरिका हो चाहे यूके हो चाहे कोई और डेवलप कंट्री हो, नारा यही होता है। लेकिन दुनिया में वो इशारे की अचीव कर लेते हैं, हमारे यहाँ जो है वो नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ अपनी हद तक सारी जो भी पार्टी आती हैं वो अपने आप को डेवलप करती हैं शाही साबित और आवाम को जो है ना वो नॉन डेवलप ही रहती है। जीडीपी का फॉर्मूला हाँ यार, बताओ भाई। C plus I plus G plus NX। अच्छा, इसमें ये कंज्यूमर या इसे आप प्राइवेट कंजम्पशन। जीडीपी को ना मालूम करने के मुख्तलिफ फार्मूले हैं, मुख्तलिफ तरीकाकार हैं। तो एक मेथड में से एक्सपेंडिचर मेथड है। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड का ना ये फार्मूला है कि जितने भी ममलक के अंदर एक्सपेंडिचर हुए हैं ना उसके उसका ये फार्मूला है। कंज्यूमर और प्राइवेट कंजम्पशन, फिर ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फिर ये वाला गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, और फिर ये क्या है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट जो भी नेट बनेगा। पाकिस्तान में ये हमेशा आप देखेंगे साल से आप डाटा निकाल लें, आपका नेट इंपोर्ट ही होगा, नेट एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो जीडीपी इज इक्वल टू जो कंज्यूमर की या प्राइवेट जो एक्सपेंडिचर है इसमें जमा कर लें, उनकी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट वाली, फिर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और फिर नेट एक्सपोर्ट। अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना वो ये है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, पब्लिक फाइनेंस, और फिर पब्लिक फाइनेंस का सबसे बड़ा टूल जो है जो हमने आगे पढ़ना है वो है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में क्या आ रहा होता है, दो चीजें तो आ रही होती हैं कि गवर्नमेंट अपने इनकम और एक्सपेंडिचर के साथ खेल रही होती है ताकि कंट्री के अंदर एग्रीगेट डिमांड जो है उसको इन्फ्लुएंस कर सके। फिस्कल पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और एक्सपेंडिचर के साथ खेलने के अमल को, ताकि जो एग्रीगेट डिमांड है कंट्री के अंदर उसको छेड़ा, उसको डिस्टर्ब किया जा सके और उसको उस लाइन पे लाया जा सके जिस पे गवर्नमेंट चाहती है। तो ये आपकी फिस्कल पॉलिसी है। यहाँ पे ना एक चीज़ जल्दी से नोट कर लो कि जो प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस में क्या फ़र्क होता है। प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस में, प्राइवेट फाइनेंस जो कंपनियों वगैरह को फाइनेंस की ज़रूरत होती है वो प्राइवेट फाइनेंस होगी, और जो पब्लिक अथॉरिटीज़ की जो फाइनेंस है वो पब्लिक फाइनेंस है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे अगर प्राइवेट फाइनेंस की अगर बात करें ना, इंडिविजुअल जो होते हैं ना, ये जो प्राइवेट लोग होते हैं वो अपने खर्चे एडजस्ट करते हैं इनकम के हिसाब से। क्या होता है, प्राइवेट में लोग क्या जितनी कमाई है उसके हिसाब से खर्चा करते हैं, और यहाँ पे जो सरकार वाली फाइनेंस है पब्लिक फाइनेंस में क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी इनकम को एडजस्ट करती है खर्चों के हिसाब से। प्राइवेट में हम लोग क्या करते हैं, हम अपने खर्चों को एडजस्ट करते हैं इनकम के हिसाब से। गवर्नमेंट का काम उल्ट है, वो क्या करती है, वो अपनी इनकम को एडजस्ट करती है किस तरह, खर्चों के हिसाब से। बात समझ आ रही है यार, कि दोनों अपोजिट है कि प्राइवेट में लोग क्या करते हैं जितनी कमाई उस हिसाब से खर्चा, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है खर्चे पहले कमाई बाद में। इसी वजह से देखो जब खर्चे बढ़ जाते हैं और इनकम थोड़ी होती है फिर तो भागे जाते हैं और डेट लेते हैं, पब्लिक डेट। कभी वो पाकिस्तान के अंदर से डेट ले लेते हैं और कभी फिर IMF के आगे जाके हाथ जोड़ते हैं। ठीक है जी, ये फर्क है। और क्या फर्क है, बजटिंग। आमतौर पर जो प्राइवेट लोग बजट बना रहे होते हैं ना, वो महीने का बजट बना रहे होते हैं,
छमाही का 3 महीनों का बजट बना रहे होते हैं, सेमी एनुअल बजट बना रहे होते हैं और एनुअल बजट बना रहे होते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, यूजुअली 1 साल का ये बजट बनता है। और जो प्राइवेट लोग बजट बना रहे होते हैं ना, वो सरप्लस बजट बना रहे होते हैं अक्सर, कि ये हमारी कमाई होगी, इतने हमारे खर्चे होंगे, हमारी कमाई ज़्यादा होगी, हमारे खर्चे कम होंगे। जिस बजट के अंदर कमाई ज़्यादा हो, खर्चे कम हो, ऐसे बजट को सरप्लस बजट कहा जाता है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद 1 या 2 दफ़ा सरप्लस बजट आया आज तक, कि पाकिस्तान ने इनकम ज़्यादा कमाई और खर्चे कम थे। अदरवाइज हमेशा ऐसे होता है कि खर्चे ज़्यादा होते हैं और इनकम कम होती है, तो ऐसे बजट का नाम होता है डेफिसिट बजट। जब आपके खर्चे ज़्यादा हो, इनकम कम हो, तो फिर ऐसे बजट को क्या नाम दिया जाता है, डेफिसिट। और जब आपकी इनकम ज़्यादा हो, खर्चे कम हो, तो ऐसे को सरप्लस। तो जो प्राइवेट लोग होते हैं वो सरप्लस बजट बनाने की या बैलेंस बजट की बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब देखो बजट की 3 किस्में हो गई, एक सरप्लस, एक बैलेंस और एक डेफिसिट। सरप्लस इनकम ज़्यादा खर्चे कम, बैलेंस इनकम इज इक्वल टू खर्चे, और डेफिसिट एक्सपेंडिचर ज़्यादा और इनकम कम। और पाकिस्तान में हमेशा से होता आ रहा है कि खर्चे ज़्यादा और इनकम कम और डेफिसिट बजटिंग हो रही है, लेकिन प्राइवेट में डेफिसिट नहीं हो रही होती। एक फ़र्क और निकल आया कि अगला फ़र्क बारोइंग, उधार कहाँ से ले रहे होते हैं। जो प्राइवेट लोग हैं वो आमतौर पर मुल्क के अंदर रहकर डोमेस्टिकली वो उधार ले रहे होते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट को बारो करने की ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट डोमेस्टिक भी बारो करती है, गवर्नमेंट इंटरनेशनल भी बारो करती है, गवर्नमेंट यूरो बॉन्ड भी इशू करती है। प्राइवेट लोग यूरो बॉन्ड नहीं इशू कर रहे होते, वो कंट्री के अंदर ही रहकर उधार ले रहे होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट बारो कर रही होती है तो इसहाक डार साहब जाके यूरोप के अंदर भी बॉन्ड इशू कर देते हैं और पैसा इकट्ठा करके पाकिस्तान के अंदर ले आते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्राइवेट फाइनेंस का? ऑब्जेक्टिव, ये देखो मैं फ़र्क निकाल के बता रहा हूँ कि बार्बिंग के हिसाब से प्राइवेट और पब्लिक का क्या फ़र्क है, बजटिंग के लिहाज से प्राइवेट का और पब्लिक का क्या फ़र्क है, इनकम को कौन एडजस्ट कर रहा होता है और एक्सपेंडिचर को कौन एडजस्ट कर रहा होता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट जो है वो है ऑब्जेक्टिव। जी मुझे बताएं, प्राइवेट जो लोग फाइनेंस कर रहे होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वेलफेयर होता है कुछ लोगों की, वो क्या होता है प्राइवेट वाला? वेलफेयर हो रही होती है खास लोगों की। लेकिन जो पब्लिक फाइनेंस है उसमें वेलफेयर किसकी तरफ सोची जा रही होती है? पूरी सोसाइटी की, पूरे कंट्री की वेलफेयर। ऑब्जेक्टिव जब लिखेंगे, अब आपने फ़र्क निकालना है, पैरामीटर्स तो बनाने हैं ना। तो एक ऑब्जेक्टिव का पैरामीटर बन गया, एक बजटिंग का बन गया, एक इनकम और एक्सपेंडिचर की एडजस्टमेंट का बन गया, और एक पैरामीटर किसका बना? बारोइंग का बन गया। और एक लास्ट पैरामीटर है, अच्छा, जो सेक्रेसी है, ये मैं आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके, आप लोगों ने पिक्चर बनानी है और शेयर कर देना। सेक्रेसी जो है, सेक्रेसी क्या होता है? प्राइवेसी, छुपा के रखना, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो जो प्राइवेट फाइनेंस होती है ना, इसमें लोग छुपा रहे होते हैं, लेकिन जो पब्लिक फाइनेंस है ये तो पब्लिक हो रहा होता है, ताकि जो करप्शन है उसको कम किया जा सके और ट्रांसपेरेंसी रखी जा सके। अब मैंने आपको पब्लिक फाइनेंस का बता दिया, मैंने स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस का बता दिया, और मैंने प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस का फ़र्क बता दिया। अच्छा, जब गवर्नमेंट जो है ना बजट बना रही होती है, तो बजट में मैंने कहा कि गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं। जब आपके एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा होते हैं और आपकी इनकम कम होती है, तो गवर्नमेंट एक तो ये काम कर सकती है कि डेफिसिट फाइनेंस कर ले, या फिर दूसरा गवर्नमेंट के पास ऑप्शन होता है कि अपने खर्चों को वहीं पे रोक ले और बराबर कर दे इनकम के साथ। और लाइक
गवर्नमेंट की जो इनकम है वो कम है और खर्चे ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट जो खर्चा कर रहा है, लाइक कोई रोड बनानी है तो रोड जहाँ तक बनी हुई है वहाँ तक बनी रहने जाके रोक दे कि यार अगला साल आएगा, नया बजट आएगा, उसमें देख लेंगे। हो सकता है ना। तो यहाँ पे फिर एक तो फिर तरीका होगा कि डेफिसिट फाइनेंसिंग करवा लें या फिर करेक्टिवनेस कर लें। करेक्टिवनेस क्या है कि आप करेक्टिव मेजर्स लें और जहाँ पे आपकी इनकम है उसके बराबर ही एक्सपेंडिचर करें, इससे आगे ना लेके कि सॉरी कोई आता है मैंने ये जी मेरे इलाके में ये काम की ज़रूरत है, ये ठहर के 2 महीने रह गए, नया बजट आने वाला है उसमें कर लेंगे। ओके होगी बात यार कि या तो डेफिसिट फाइनेंसिंग कर लें या जो बजट है उसको करेक्ट कर लें। और करेक्ट किस तरह करें कि जितनी इनकम है उसके मसावी जो है उसके इक्वल जो है वो एक्सपेंडिचर रख लें, आगे ना लेके जाए। तो इसको जो वर्ड दिया जा रहा है वो करेक्ट डेफिसिट को करेक्ट कर लें। देखो जब एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम सिचुएशन पैदा होती है, या तो डेफिसिट फाइनेंसिंग कर लें या फिर करेक्ट डेफिसिट कर लें। करेक्ट डेफिसिट कैसे होगा कि भाई इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, इससे आगे और हमने खर्चे कोई नहीं किया। 10 क्या हो गए? अच्छा, तो जब गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन करती है ताकि अपने ग्रोथ के जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर ले, और जब ग्रोथ होती है ना तो उससे कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो जो फ़ायदे होते हैं उनमें सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर उनको देख लीजिएगा, मैं फिर अपने मेन पॉइंट की तरफ चला जाऊँगा। जब ग्रोथ होती है उसका एक फ़ायदा ये है, पहले तो ग्रोथ निकाली कैसे जाती है? ग्रोथ निकालने का फार्मूला है वो मैं लिख देता हूँ जल्दी से। यार वही है ना कि जैसे अगर आमतौर पर कहते हैं कि आपने कितना ग्रो किया आपके शेयर प्राइस, हम छोटी सी मिसाल देते हैं कि एक शेयर है आपके पास, ठीक है, तो शेयर की प्राइस ने कितना ग्रो किया, डिविडेंड को साइड पर रख दो, डिविडेंड नहीं करने लगे। आपके पास 80 का शेयर है वो 500 रुपए का है, कब 2021 में आपने 500 का खरीद लिया, ठीक है, 2022 आया, 30 जून आ गई, कहते हैं और प्राइस चेक की तो मार्केट में 600 रुपये, कहते हैं देखो कितना ग्रो किया यार। आप कहते हो 600 माइनस कितने का खरीदा था डिवाइडेड बाय जितने का खरीदा था, कितना ग्रो किया इसने, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, जल्दी बताओ कितना ग्रो किया इसने। ये ग्रोथ को निकालने का फार्मूला है। इसी तरह जब जीडीपी की बात होती है तो जीडीपी 2021 में कितना था, लिख लो 21 वाला, सॉरी 22 वाला, जीडीपी 21 वाला डिवाइडेड बाय जीडीपी 21 वाला मल्टीप्लाई बाय 100, कितना जवाब आया जी? 20%। तो देखो जो ग्रोथ आई है शेयर प्राइस के अंदर वो कितनी आई है, 20%। इसी तरह जब जीडीपी को ग्रो को चेक करना हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है या नहीं हुई, तो तरीका यही है कि देख लो जीडीपी बढ़ा है या नहीं बढ़ा। 2022 में देख लो अब जीडीपी क्या है, चेक कर लो 2021 के दौरान जीडीपी क्या था, अखबारों के अंदर मालूम होता है। जीडीपी लेट्स सपोज करो कि यहाँ पे पाकिस्तान में 10 ट्रिलियन हो गया है, कितना हो गया 2022 में 10 ट्रिलियन, और जो 2021 था मान लो कि ये 9.5 ट्रिलियन था, डिवाइडेड बाय 9.5 ट्रिलियन मल्टीप्लाई बाय 100, बताओ जीडीपी में कितनी ग्रोथ आई? हाँ जी, बैठ कितनी ग्रोथ आई है जी? 5.26। तो ये है जी, जब वो कहते हैं ना कि हमारा जीडीपी इतना ग्रो किया है, तो वो कुछ इस तरह से निकाल रहे होते हैं कि यार इस साल जीडीपी क्या है, पिछले साल क्या था, इन दोनों का फर्क डिवाइडेड बाय पिछले साल क्या था मल्टीप्लाई बाय 100, तो जीडीपी की ग्रोथ निकाल लेते हैं। अगर आज आपने निकालनी है
कि यार ये सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया से आप पाकिस्तान का जीडीपी 2022 का निकाल लें, इंटरनेशनल मीडिया से 2021 का निकाल लें, दोनों का फर्क निकाल लें, ऊपर डिवाइड करें, 2021 वाले जीडीपी से मल्टीप्लाई बाय 100 करें, पता चल जाएगा कि जीडीपी कितना ग्रो किया। अक्सर लड़ाई हो रही होती है टीवी के ऊपर कि पीटीआई वाले कह रहे होते हैं कि 5% आपने ग्रोथ दी है, तो वो कह रहे होते हैं झूठ बोल रहे हैं, दूसरे वाले कह रहे होते हैं, यही है ना। तो आप किसी इंटरनेशनल मीडिया से निकाल के खुद चेक कर सकते हैं कि बेसिकली ग्रोथ हुई कितनी है। तो जब ग्रोथ हो जाती है तो ग्रोथ के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब जीडीपी या इकॉनमी ग्रो करती है उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं। जब जीडीपी ग्रो करता है तो लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर हो जाता है, सबसे बड़ा फ़ायदा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ इम्प्रूव। जब जीडीपी बढ़ता है तो लोगों का, जिनके पास साइकिल है उनके पास मोटरसाइकिल आ जाता है, जिनके पास मोटरसाइकिल है उनके पास गाड़ी आ जाती है, जब जीडीपी ग्रो करता है। दूसरा फायदा हाई एम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगार हैं उनको मिल जाती है, क्योंकि जीडीपी है क्या, जीडीपी यही है ना कि आपके मुल्क की आउटपुट क्या है। जब आउटपुट बढ़ जाती है किसी कंट्री की तो डेफिनेटली आउटपुट को बढ़ाने वाले लोगों की रोजगार भी तो बढ़ ही जाता है ना यार। एजुकेशन, हेल्थ, एजुकेशन जनाब, जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होता है उसमें लोगों की सेहत भी बेहतर होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में लोगों के घर भी बेहतर हो जाते हैं और लोगों की सवारियाँ भी बेहतर हो जाती हैं और उनकी सेहत भी बेहतर हो जाती है। ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यही है ना, अपलिफ्ट हो गया यार। बंदा जो है बीमार होता है तो सीधा सीएमएच चला जाता है, चेकअप करवा लेता है, पहले वो कोई एक हिंदू होता था। ठीक है जी। हाँ, तो जब जीडीपी बढ़ता है, जीडीपी मीन आपकी आउटपुट बढ़ी है, कंट्री की आउटपुट बढ़ी है, तो आउटपुट बढ़ाने वालों लोगों की नौकरियां भी बढ़ जाती हैं। फिर फिस्कल बेनिफिट्स इंक्रीज हो जाते हैं। फिस्कल बेनिफिट्स माली फायदे, जब गवर्नमेंट का टैक्स का रेवेन्यू बढ़ता है, देखो जीडीपी बढ़ा, आउटपुट बढ़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा हुई तो जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनका प्रॉफिट भी बढ़ा होगा, और जब प्रॉफिट बढ़ा होगा तो टैक्स प्रॉफिट के ऊपर होता है, तो टैक्स भी बढ़ गया होगा। ठीक हो गया जी। और एक फ़ायदा जो होता है पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या होती है बिल्कुल सब, गुर्बत में कमी आती है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जो मैंने बताया कि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, कंट्री ऊपर की तरफ जाता है, तो एक लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर होता है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, गुर्बत में कमी आती है और फिस्कल बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं। नुकसान क्या होता है, पोल्यूशन हो जाती है। जब आउटपुट बढ़ता है, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा चलती हैं, फैक्ट्री ज़्यादा चलती है तो इन्वायरमेंट खराब होती है। फिर पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है। जब फैक्ट्रियाँ चलती हैं तो जो फैक्ट्रियाँ चलाने वाले मालिकान हैं उनकी दौलत में तो बड़ा इजाफा होता है, लेकिन वो इजाफा जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करते गरीबों को, कि जिनकी वजह से वो फैक्ट्रियाँ चली, जिन्होंने चलाई उनको फ़ायदा नहीं देते। ठीक है जी। तो ये वाला एक नुकसान भी है कि दौलत जो है और ज़्यादा सुपड़ जाती है उन लोगों के हाथों में जो ऑलरेडी बहुत अमीर है। ये पाकिस्तान में हमेशा से ये होता है। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्सिंग करती है कि जो इनकम ज़्यादा कमा रहे हैं उनसे पैसा टैक्स लगा के पैसा छीनो और उन लोगों पे लगाओ जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो छीनने देते नहीं है, लगाते नहीं है, वो छीनने देते ही नहीं है, वो छीन लेते हैं। वो इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन लड़ के वो इक़्तिदार पे आ जाते हैं और फिर वो अपनी फैक्ट्रियों पे फैक्ट्रियाँ बनाई जाते हैं और पावर प्लांट भी लगाए जाते हैं। देखो ना, सियासत एक धंधा है ना पाकिस्तान के अंदर, तो कारोबार है सियासत और कुछ नहीं है। कि नहीं तो हुक्मरान का क्या काम क्या है कि वो खुद ही उसने पॉलिसीज बनानी है, खुद ही उसने टैक्स करना है, उसने देखना है कि किसको एग्जेम्पशन देनी है और खुद ही वो कारोबार कर लेना है। ये क्या बात हुई यार, आप इक़्तिदार में, बाप इक़्तिदार में है, बच्चे कारोबार में हैं। बाप क्या करता है कि वो एग्जेम्प्ट कर देता है कि इन पे कोई टैक्स नहीं है, बच्चे वही कारोबार, बच्चों को पता होता है कि यार आने वाले दिनों में इसने एग्जेम्प्ट होना है, वो वाला माल उठा लेते हैं। ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, वन टू ऑल। ये मत कहिएगा कि ये मैं सिर्फ नून लीग को कह रहा हूँ, पीटीआई शामिल है,
नून लीग शामिल है और जितनी भी साबिक़ इक़्तिदार पार्टीज हैं सारी शामिल हैं। और ये हमारा मुकम्मल अलमिया है सबका। मैं ये कोई सिंगल पार्टी एग्जेम्प्टेड नहीं है। चाहे एक बंदा शायद एग्जेम्प्ट कर लो, लेकिन उसके पीछे जो जितना भी लोग खड़े हैं वो सारे वही हैं, सारे चेहरे वही हैं। मैंने खुद ऐसे लोगों को एग्जामिशन के लिए लेटर तैयार करके दिए हैं जो कि पिछली गवर्नमेंट में, पीटीए की गवर्नमेंट में, जो कि पूरा ईवान चला रहे थे, उनको बना के दिया हमने। उन्होंने कहा जी कि ये टैक्स हम वैसे ही माफ़ कर देते हैं, ये क्या लड़ाई करनी है एफबीआर से, हम ये नया सर्कुलर निकलवा देते हैं। ठीक है जी। तो फिर अगर मुझे कोई आगे कहे जनाब वो हाजी हैं, तो मैं मुझे तो पता है कि ना वो हाजी हैं ना वो हाजी हैं, सारे एक जैसे हैं, सारे अपने मफादात के लिए लड़ रहे हैं। समझ नहीं आ रही तो एक आम आदमी को नहीं आ रही। वो पागल हुआ पड़ा है, कभी कोई इनके पीछे दौड़ रहा है, कुछ कोई उनके पीछे दौड़ रहा है। वो भाई दौड़ना है तो अपने मुस्तकबिल के पीछे दौड़ो, अपनी एजुकेशन के पीछे दौड़ो, अपनी एनर्जीज अपनी सही डायरेक्शन में लगाओ, अपनी तालीम बेहतर करो। मैं एक सोशल मीडिया में किसी आपका के भाई ने एक वीडियो क्लिप शेयर किया हुआ था, मैंने उसको सुना तो मैं लिटरली मैं एस्टॉनिश हो गया। A research based empirical study says that a Jew usually read 72 books in a year. एक आम यहूदी साल के अंदर 72 किताबें पढ़ता है। एक आम यहूदी साल के अंदर 72 किताबें पढ़ता है। और एक मुस्लिम बताओ कितनी किताबें पढ़ता है? एक मुसलमान स्टडी के मुताबिक, अब ये देखो मुझे एक क्लिप था, उसने रिसर्च की, इंडियन है, उन्होंने की कि एक मुसलमान स्टडी के मुताबिक साल के अंदर 6 मिनट पढ़ता है। साल के अंदर 6 मिनट, 365 दिन मल्टीप्लाई बाय 24 घंटे मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स, बताओ कितने बने? मल्टीप्लाई करो, 365 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स, ये साल में इतने दिन, एक दिन में 24 घंटे, बताओ 8,640। अब इसके अंदर हर एक के अंदर ये टोटल घंटे हैं, इसमें 60 मिनट्स आ रहे हैं, बताओ कितने बने? कितने बने यार? 60 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 8,640 मल्टीप्लाई बाय 60, 5,18,400। 5,18,400 ये है जी टोटल। इसमें से 6 माइनस कर लो कि 6 मिनट आप पढ़ते हो, बाकी 5,18,394 मिनट जो है आप लोगों को डिस्कस करते रहते हो कि फलाना ऐसे है, फलाना ऐसे है, फलाना ऐसे है। आप 5,18,000 एक साल में मिनट्स होते हैं टोटल 5,18,400। इन 5,18,400 में एक मुसलमान 6 मिनट पढ़ता है और बाकी 5,18,394 मिनट जो है ना वो पीटीआई नून लीग, ये सिर्फ अगर पाकिस्तान के मुस्लिम की बात करें, वो पीटीआई नून लीग सरदारी और इधर उधर डिस्कशन ही करता रहता है, चाय पीता रहता है, वो पढ़ता नहीं है। जो इस तरह करेगा फिर वो लीडर क्या किसको आगे लेके आएगा और वो फिर क्या करेगा? ये है अलमिया मेन हमारा। ये पूरे 5,18,400 घंटों में से सिर्फ 6 मिनट्स में से 6 मिनट पढ़ते हैं हम लोग। और जो यहूदी हैं वो 72 किताबें पढ़ते हैं। और हमने नहीं ये देखा होगा कि हमने पूरे कैरियर में कभी 72 किताबें पढ़ी हैं। हम कहते हैं नोट्स चाहिए, नोट्स। देखो शॉर्टकट बताएं, शॉर्टकट। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये नोट कर लो अपने पास कि नो, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। वो आपको सक्सेस मिल जाएगी करप्शन वाली ये वो, लेकिन वो कामयाबी नहीं होगी, जलील ही होंगे, खज्जल ही होंगे। जहाँ जाएंगे आगे से जूते ही पड़ेंगे। यार किस तरह का बंदा रख लिया है यार, ना फेंक सकते हैं ना कोई काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ है मैं कहता हूँ आपकी रीडिंग। जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपका माइंड शार्प होता जाएगा, और जितना माइंड आपका शार्प होगा उतनी अच्छी आप इसकी यूटिलाइजेशन करेंगे। बस। हाँ जी, उधर क्या हो गया? एडमिट कर रहा था। हाँ, तो ये प्लीज़ अपनी रीडिंग कैपेसिटी बढ़ाएं यार। ये आपको
जिस तरह नमाज पढ़ने के बगैर एक नमाजी आदमी है उसको सुकून नहीं होता, इसी तरह सुकून नहीं आना चाहिए। लिटरली नाउअडेज आई एम वरीड। मैं आजकल परेशान हूँ। मैं बेसिकली अपना कैरियर जो है मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें छोड़ी हैं, कुर्बान की हैं, जिसके लिए अपने टैक्सेशन के कैरियर के लिए मैं काफ़ी दिनों से टैक्स नहीं पढ़ पा रहा, मैं जजमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा। तो मैं कह रहा हूँ यार मैं उस तरफ पीछे जा रहा हूँ। बेसिकली मेरा क्या है, मेरा एक ही है कि आई वांट टू डू द टैक्सेशन, दैट्स इट। ठीक है जी, मैं टैक्सेशन को पढ़ना चाहता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से जो है ना वो 3 यूनिवर्सिटी में मैंने पंगे लिए हुए हैं। ठीक है जी, और एक जगह पे पढ़ा रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा हूँ, जीसी में एडवांस अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे सादा कुछ ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी, तो टाइम तो इंसान के पास वही होता है जो 24 आवर्स हैं। 7 घंटे सोने के निकाल दें, मार्केट के 12 घंटे निकाल दें, पीछे बचा के 12 और 7 19, पीछे 5 घंटे बचे, तो आपने कहाँ भी यूटिलाइज करना है। ट्रैवलिंग निकाल दें 1-1.5 घंटा। ठीक है, तो इसी तरह आप भी अपना एक स्कोप बना लें कि यार यहाँ पे मैंने जाना है। अभी यार इंस्पेक्टर है तो इसको सामने रखें ना, अपनी लाइन से भी करें, और जो इसके अंदर है ना आपको जो रिक्वेस्ट की जाती है इसको पढ़ लें, तो उसको गो थ्रू किया करें। लिटरली आई थिंक अबाउट यू पीपल। मैं सोचता हूँ कि यार यहाँ से इनको ना पूछ लें, मैं सोचता हूँ यहाँ से ना पूछ लें, और जो मैं हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन मेरी इंटेंशन ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें, और जब आपके सामने पेपर में आए तो कम से कम आपको वो पहले से फेमिलियर हो आप उसके साथ, कि बिल्कुल ऐसी चीज़ सामने ना आ जाए कि आप अनफेमिलियर हो। ठीक है जी, तो लेकिन वो कैसे पॉसिबल होगा कि ज़्यादा एफर्ट आप करेंगे। अब एक चीज़ को हम एक दफ़ा ही कर सकते हैं कि आपने देख ली सिलेबस हमारा कितना तगड़ा है। एक चीज़ को हम एक दफ़ा ही कर सकते हैं, और जितनी चीज़ों को हम कर रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं उनको बेहतर करना। तो बाकी आप जान मारें, जो आपको कहा जाता है 15-20 पेजेस दिए जाते हैं ना, फिर रीडिंग कैपेसिटी को बढ़ाएं, और 15-20 पेजेस पे 1.5-2 घंटों में उसे ख़त्म कर दिया करें। कि यार एक पेज को मैंने 10 मिनट लेने हैं, तो 1 घंटे में 6 पेजेस, और 2 घंटे में 12 पेज, और 3 घंटे में 18 पेजेस, बस डेट्स इट यार। कैपेसिटी तो बढ़ानी तो आपने बढ़ानी है ना, और वो बढ़ेगी रीडिंग कर। आज ही मैं अपने अटेंडेंट को कह रहा था कि यार 15 तारीख को सारी मेरी टैक्सी की किताबें इधर लाइन में लगा दो, तो कह रहा था वो फलां इसमें सारी इकट्ठी करो, इधर लगी होनी चाहिए, ताकि बंदा जब सुबह जाए तो कम से कम 15 से 20 पेजेस जो है ना वो पढ़ ले। ये आपका कैरियर है ना यार, कि कैरियर तभी है अगर आपको आता होगा, अगर आपको आता नहीं है तो यू आर नथिंग। अगर आपको चीज़ें आती हैं तो यू हैव द रिस्पेक्ट इन द मार्केट, अगर नहीं आती सॉरी। अभी भी आप जाएंगे इंस्पेक्टर बन के तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो इंस्पेक्टर सर्विंग हैं वो कॉल मुझे कर रहे होते हैं, मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, यार इसका हल बताना क्या है, हमारे पास ये सिचुएशन आ गई है, इसको कैसे टैक्स करें। मुझे आ रहे होते हैं अपने बैचमेट्स के, सबके आ रहे होते हैं कि इसको कैसे करें, इसको कैसे करें। क्यों आ रहे होते हैं, उनको पता है होगा यार कि इसको पता है। ठीक है जी, तो इसी तरह आप लोग जब इंस्पेक्टर बन रहे हो तो इंस्पेक्टर के लिए जान मारो, और जान मुझसे ना ज़्यादा मरवाओ, खुद भी जान मारो। ठीक है जी, खुद भी अपना एफर्ट करो, और एफर्ट करके उसको मुकम्मल करो, अपने गोल को अचीव करो। एक चीज़ अगर आपके पास सोल्यूशन मौजूद है, क्वेश्चन मौजूद है, तरीका बता दिया, प्रैक्टिस अब आपने करनी है। आपने सिर्फ एक की प्रैक्टिस करनी है, अगर वो दूसरा उल्टे तरीके से आ गया फिर आपको लगेगा पता। तो ये प्रैक्टिस तो आप करें ना आपकी, और प्रैक्टिस में कमी है तो और के मटीरियल में हम और दे देंगे। कल इनको मैं टाइम्स वैल्यू ऑफ मनी पे 70 पेजेस की इनसे वो करवा रहा था कि इसको करें, इन्होंने पिक्चर बना के भी दे दिए, PDF भी नहीं बनाया उसको। टाइम्स वैल्यू ऑफ मनी का मैंने क्वेश्चन छोटे छोटे हैं एनवीटी के उसमें शामिल हैं कि किस तरह हल करना है, तो इन्होंने वो बनाए, तो वो इन्होंने मुझे वैसे ही सेंड कर दी तस्वीरें, PDF में कन्वर्ट नहीं किया। एडजस्ट कर लो जो आपके पास गेम स्कैनर है। अब उसको एडजस्ट करके मुझे सेंड करें।
ताकि वो ना वो अच्छे क्वेश्चन है, देखे नहीं आपने? तो ये जब इनको टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करते हैं। स्टूडेंट को हमेशा वो क्वेश्चन अच्छा लगता है हल करना अकाउंटिंग वाला जिसके साथ सोल्यूशन मौजूद हो, ताकि वो जब करे और उसके बाद वेरीफाई कर ले मैंने सही किया या गलत किया। तो यहाँ एक किताब पढ़ी हुई थी, वहाँ पे टाइम्स ऑफ वैल्यूज ऑफ मनी में एक अच्छा मटेरियल था, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की। तो मैंने नोट कर लिया। पहले तो ये 10 दफ़ा परेशान हुए, सर इतने ज़्यादा पेजेस, तो मैंने कहा कर दो यार, खैर है। तो फिर जब इन्होंने करे मैं घर जाके देखा, मैंने तो एक एक तस्वीर अलग थी। तो एनीहो आ जाओ यार ये। अच्छा यार ये फायदे और नुकसान ग्रोथ के हो गए। दो नुकसान हो गए। हाँ दो नुकसान हो गए। नुकसान बाकी भी लिख लो यार। इन्फ्लेशन का रिस्क हो जाता है, जब ग्रोथ हो रही होती है तो कीमतें भी साथ बढ़ने के चांसेस होते हैं। कुछ सोशल प्रॉब्लम आ जाती हैं। सोशल प्रॉब्लम क्या आ गया कि एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो जहाँ पे एक मालिक, जो फैक्ट्री का मालिक है, वो 8 घंटे काम करवाता था, अब वर्कर को कहता है कि आप लोगों ने 12 घंटे काम करके जाना है। तो ये सोशल इश्यूज भी आ सकते हैं कि उसको आउटपुट ज़्यादा चाहिए, जब आउटपुट ज़्यादा चाहिए तो वो वर्कर को होल्ड भी ज़्यादा टाइम करके रखेगा। तो ये अगर जीडीपी बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रही है, तो फिर लोगों के लिए टफ टाइम भी बढ़ सकता है। ये भी एक डिसएडवांटेज है। आपके हमने घर जाना, वो कहीं घर क्यों जाना है, पहले अपनी शिफ्ट पूरी करो यार। शिफ्ट 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटे कर दिया आपकी, और सैलरी आपको 8 घंटे की बजाय 12 घंटे की मिल रही है। लेकिन ये सोशल प्रॉब्लम जिससे जन्म दे सकते हैं कि आप 12 घंटे काम करना शुरू कर दें, बेगम कहेगी कि घर क्यों नहीं आते टाइम पे, वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाए, तो ये सोशल इशू तो है ना। हाँ जी। करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट भी पैदा हो सकता है। इंपोर्ट्स बढ़ सकती हैं और एक्सपोर्ट कम हो सकती हैं। और हमेशा जो ऐसे हमारे तरह के ममालिक हैं, इनके पास खुद मशीनरी भी नहीं होती अपनी जिससे वो चीज़ें बना सकें। तो जब आउटपुट के आर्डर बड़े बड़े आना शुरू हो गए तो फिर हम जर्मनी से मशीनें मंगवाते हैं। तो मशीनें मंगवाते हैं तो ज़र मुआवजा ज़्यादा बाहर जाता है। जब ज़्यादा बाहर जाता है तो फिर हमारी इंपोर्ट एक्सीड कर जाती है और एक्सपोर्ट डिक्रीज कर जाती है। तो ये वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि अटैच हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। इकोनॉमिक ग्रोथ हमने सबको पता चल गया है, जब जीडीपी बढ़ता है तो इकोनॉमी ग्रो करती है। उससे कुछ फ़वाइद भी हैं, उसके कुछ नुकसान भी हैं। हाँ जी। अच्छा, अब आ जाओ फिस्कल पॉलिसी के ऊपर। इकोनॉमिक हाइलाइट्स सारी आपके पास मौजूद है। मैं आपको अंडरस्टैंडिंग देने लगा हूँ कि फिस्कल पॉलिसी होती क्या है, इसकी एग्जाम कौन सी होती है, इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। इसका कंपैरिजन विद फिगर्स आपने खुद करना है कि जनाब इस साल जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन क्या था, पिछले साल रेवेन्यू कलेक्शन क्या था, इस साल के एक्सपेंडिचर क्या है, पिछले साल के एक्सपेंडिचर क्या है। एक्सेल की फाइल बनाए, 4 कॉलम बनाए, उसके अंदर एक में 2021 का डाटा लिख दें, एक में 2020 का, दोनों का फर्क निकालने कंपैरिजन होता है। इसको पहले अभी टाइम नहीं, क्वेश्चन का बात एंड पे ऑलरेडी जो है ना, वो जो हमारे जूम के पार्टिसिपेंट्स हैं उनका एक वैलिड गिला है कि सर आप जो टाइम दे रहे होते हैं वो फिजिकल को दे रहे होते हैं, हमें तो आप पूछते नहीं है। एनी हाउ एक्नॉलेज कर लेते हैं उनका कि वो भी ठीक कह रहे होते हैं, लेकिन वो भी हमारी बात हम मानते हैं। तो जब हम कहते हैं कि 1 घंटा पहले पूछा करें तो वो भी नहीं पूछते। अच्छा जी, फिस्कल पॉलिसी क्या है, कौन सी पॉलिसीज है? ये वो वाली पॉलिसीज हैं जो कि एक गवर्नमेंट अंडरटेक करती है। फिस्कल पॉलिसीज आर दोज पॉलिसीज अंडरटेकन बाय अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों अंडरटेक करती है, क्यों मोल लेती है इनको क्यों इख्तियार करती है? ताकि टू अचीव मैक्रो MACRO मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स by influencing
किस तरह करती है? बाय इन्फ्लुएंसिंग एग्रीगेट डिमांड, माइक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ये वही माइक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है जो कि मैंने कहा कहीं पे भी माइक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आ जाए 4 छाप देना। कौन से थे वो 4? स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट कौन सी वाली, और कौन सा था? इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स, अभी 4 मैंने लिखवाए हैं आप। पेमेंट, इक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, प्राइस की स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, और चौथा क्या था? एक्सचेंज रेट्स, स्टेबिलिटी वो प्राइस की स्टेबिलिटी में आ गया वो। चौथा था इक्वल बैलेंस ऑफ पेमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है जी, तो ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। जहाँ कहीं भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आ जाए, मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आ जाए, ये 4 ही होते हैं। ठीक है जी। अब मैं जो फिस्कल पॉलिसी की डेफिनेशन आपके सामने बोलने लगा उसको समझिएगा। फिस्कल पॉलिसीज आर पॉलिसीज अंडरटेकन बाय अ गवर्नमेंट, मीनिंग देयरबाय फिस्कल पॉलिसीज आर पॉलिसीज अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। क्यों अंडरटेकन? टू अचीव द मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, टू अचीव द मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, वही 4 वाले जो मैंने गिनवाए थे। माइक्रो नहीं, मैक्रो, एम ए वाला, एम आई वाला नहीं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स बाय इन्फ्लुएंसिंग एग्रीगेट डिमांड, बाय इन्फ्लुएंसिंग एग्रीगेट डिमांड थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। पब्लिक फाइनेंस का सबसे बड़ा जो टूल है आ नहीं क्या फिस्कल पॉलिसी कि गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंस क्या है? पब्लिक अथॉरिटीज का इनकम और एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे इन्फ्लुएंस किसके थ्रू हो रहा है? फिस्कल पॉलिसी के थ्रू हो रहा है, टैक्सेशन की मदद से और स्पेंडिंग की मदद से, टैक्सेशन की मदद से और स्पेंडिंग की मदद से। मेरी सुनो, मैं आपको बताता हूँ, ये गवर्नमेंट की वो पॉलिसी होती है जिसको इस्तेमाल करके गवर्नमेंट अपने मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को हासिल करती है। किसके ज़रिए हासिल करती है? ये हासिल कर रही है थ्रू इन्फ्लुएंस करके एग्रीमेंट डिमांड को और यूटिलाइज करती है टैक्सेशन का और स्पेंडिंग का। तो ऐसी पॉलिसीज को क्या कहा जाता है? फिस्कल पॉलिसी। ऐसी पॉलिसी को क्या कहा जाता है? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के कितनी इकसाम होती हैं? 2 इकसाम है। कौन कौन सी? एक्सपेंशनरी, एक्सपेंड करना, बढ़ाना। एक्सपेंड करना क्या होता है? किसी में हवा भर के उसको फुला देना, एक्सपेंड, यही होता है ना एक्सपेंड करना। गुब्बारे में हवा पे भरो, वो क्या करता है? एक्सपेंड करता है, फैलाव होता है उसके अंदर। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी, अगर आपने किसी चीज़ को, इकोनॉमी को एक्सपेंड करना हो तो गवर्नमेंट क्या करेगी? वो स्टेप इसमें आ जाएंगे। दूसरी किस्म है कॉन्ट्रैक्शनरी, सुकेड़ना, सुकड़ जाना। अगर गवर्नमेंट ने सुकेड़ना हो अपनी इकोनॉमी को, फिर गवर्नमेंट क्या करती है? वो कॉन्ट्रैक्शनरी में स्टेप्स आ जाएंगे। इसके लिए मैंने एक एक्रोनियम बनाया है GTTS, GTTS। ठीक है जी, GTTS मैंने बनाया है फिस्कल पॉलिसीज को, टाइप्स को डिस्कस करने के लिए। पहला जी किसके लिए है? गवर्नमेंट की स्पेंडिंग। अगर गवर्नमेंट एक्सपैंड करना चाहती है, इकोनॉमी को खोलना चाहती है, तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग जो है, अपने खर्चे जो है बढ़ा देती है। गवर्नमेंट क्या करती है? अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा देती है। देखो यार, GDP इज इक्वल टू व्हाट? GDP इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स। अब यहाँ देखो, अगर ये G बढ़ा दिया जाए तो GDP बढ़ नहीं जाएगा? और जब GDP बढ़ेगा तो क्या एक्सपेंशन नहीं हो रही? तो एक जी ये वाला हो गया, GTTS, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग। गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा देती है। गवर्नमेंट जब अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाती है तो फिर
जो आपका जो मईशत है, जो आपका जीडीपी है वो ग्रो कर जाता है। जब गवर्नमेंट अपनी जीडीपी को ग्रो करना चाहती है तो वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट करती है और अपनी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को इंक्रीज कर देती है। दूसरा, टैक्स का रेट के साथ गवर्नमेंट खेलती है। अगर टैक्स को रिड्यूस कर दिया जाए तो लोग ज़्यादा कारोबार करते हैं, या टैक्स के रेट को बढ़ा दिया जाए तो लोग ज़्यादा कारोबार करते हैं? टैक्स रेट तो फिर गवर्नमेंट जो है टैक्स रेट को रिड्यूस कर देती है, डिक्रीज कर देती है। अब देखो, जब टैक्स रेट डिक्रीज होगा तो लोगों की इन्वेस्टमेंट क्या होगी? बढ़ जाएगी। जीडीपी को देखो यार, ये क्या है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जब टैक्स रेट देखो ना, एक कंपनी है उसका 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, टैक्स लगा 29% के हिसाब से, इसमें से 29,000 गवर्नमेंट ले गई, बंदे के पास कितना बचा? 71,000। गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट कहती है हम 15% टैक्स करते हैं क्योंकि हम इकोनॉमी को एक्सपैंड करना चाहते हैं। टैक्स कितना लगा? 15,000। बंदे के पास कितना गया? 85,000। अब 85,000 हो तो वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या 71,000 हो तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है? तो फिर गवर्नमेंट जो है जो टैक्स रेट के साथ फिस्कल पॉलिसी में क्या करती है? टैक्स रेट के साथ छेड़छाड़ करती है, और छेड़छाड़ अगर उसने अपना एक्सपैंड करना हो इकोनॉमी को, टैक्स रेट को क्या करती है? गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ जाती है, टैक्स रेट कम करती है। ये एक्सपेंशनरी का बता रहे हैं ना अभी। हाँ ना, एक्सपेंड ही करिए। देखो इधर बढ़ा नहीं रहा मैं, जीडीपी नहीं लिखी है मैंने। ये जीडीपी जब देखो, जब अब जीडीपी इज इक्वल टू व्हाट? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट की स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। जब गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करेगी जीडीपी बढ़ेगा, यही तो मैं कह रहा हूँ। जब यहाँ पे गवर्नमेंट ने टैक्स रेट, मैंने एग्जांपल बना के दिखाई, गवर्नमेंट टैक्स रेट को रिड्यूस करेगी तो लोगों की इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे ये है टी फॉर ट्रांसफर पेमेंट्स। टी फॉर, ये मुझे आप में से कोई बताए ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती है? ये जो पेंशन वगैरह देते हैं रिटर्न में लेस होती है, ये हाँ जी, रिटर्न में से लेस होती है। ट्रांसफर पेमेंट्स कौन सी रिटर्न में से कम होती होंगी? सर उसकी कैलकुलेशन करते हुए होती है। किस सेक्शन में होती है? मुझे भी बताइए। 242 में से कौन सा वाला है ये, ताकि हमारे नॉलेज में इजाफा हो जाए। सर्कुलेट करें। आप सिंपली ट्रांसफर पेमेंट को इस तरह अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता है बगैर कोई सर्विसेज या गुड्स लिए हुए। लाइक गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी का खर्चा ले लेती है, आप तलीम हासिल करना चाहते हैं आपको गवर्नमेंट ग्रांट दे देती है। तो जब गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाना चाहती है तो वो ट्रांसफर पेमेंट को बढ़ा देती है। जब ट्रांसफर पेमेंट बढ़ती है लोगों के पास पैसा आता है, अब लोगों के पास पैसा आता है तो वो इन्वेस्ट होता है, और जब इन्वेस्ट होता है तो फिर जीडीपी ऊपर की तरफ जाता है। ट्रांसफर पेमेंट क्या है जी? गवर्नमेंट की सब्सिडी भी ट्रांसफर पेमेंट में आ सकती है। गवर्नमेंट में लिया कुछ भी नहीं गवर्नमेंट ने आपसे, लेकिन आपको पैसे दे दिए। सोशल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट ने आपसे लिया कुछ भी नहीं, आपको पैसे दे दिए। आपने तलीम हासिल करनी है, गवर्नमेंट ने लिया कुछ नहीं, ग्रांट दे दिया आपको। तो ग्रांट्स हो गई, वेलफेयर के पैकेज हो गए। जब गवर्नमेंट, इसको कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। और जब गवर्नमेंट एक्सपैंड करना चाहती है, लोगों को पैसा देती है, ट्रांसफर पेमेंट देती है, लोग उसको खर्च करते हैं तो इकोनॉमी ऊपर की तरफ। तो जी का एक गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक टैक्सेस, एक ट्रांसफर पेमेंट, और एक है हमारा एस, और ये इंक्रीज इन सब्सिडीज। सर ये टैक्सेबल होती है ट्रांसफर पेमेंट? कहीं एग्जामिनेशन में लिखा हुआ है इसके बारे में? मैं तो लेस करता सेक्शन 41 से लेकर सेक्शन 55, section 41 to section 55 of the income tax ordinance deals with the exemptions. If the word transfer payment is mentioned in between section 41 to section 55, then these are exempt. If not mentioned, then taxable. Not mentioned. So आप देख लीजिएगा 41 से 55 तक अगर कहीं पे आ जाए तो
वहाँ पे ना एजुकेशन के लिए मेंशन्ड है कि अगर एजुकेशन के लिए अगर आपको कहीं से ग्रांट मिलती है, आई बिलीव सेक्शन 47 है कि जब एजुकेशन के लिए आपको किसी से पैसा मिलता है ना, तो जो स्टूडेंट जो कि पढ़ने के लिए जिसको मिल रहा है उसके लिए वो एग्जाम्प्ट है, लेकिन वो किसी एसोसिएट से ना मिला हो। अब एसोसिएट क्या होता है, ये जब कभी टैक्सेशन की डिस्कशन होगी तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि एसोसिएट की डेफिनेशन क्या है। तो वहाँ पे अगर चले जाओ तो वहाँ पे तो फिर एग्जाम्प्ट हो जाएगी, बाकी केसेस में जी ठीक है जी। तो अब देखो गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है, उठाना चाहती है अपनी इकोनॉमी को सब्सिडीज देती है, स्पेंडिंग बढ़ाती है, टैक्स रिड्यूस करती है और ट्रांसफर पेमेंट को बढ़ाती है। अब देखो गवर्नमेंट अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहती है। गवर्नमेंट ने क्या किया, देयर आर 5 जीरो रेटेड सेक्टर्स इन पाकिस्तान। इंडस्ट्रियां 5 ऐसी हैं जो कि जीरो रेटेड है, जिनमें 4 सियालकोट की, 1 फैसलाबाद की। मैंने इस तरह याद किया हुआ है, 4 सियालकोट की, 1 फैसलाबाद की। टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद की, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री सियालकोट की, लेदर इंडस्ट्री सियालकोट की, सर्जिकल इंडस्ट्री सियालकोट की, और एक इंडस्ट्री और कौन सी है, नहीं एक और सियालकोट की और क्या मशहूर है, स्पोर्ट्स, सर्जिकल, लेदर और एक और है, नहीं उखड़ गया जेन से। चलो 4 सियालकोट की हैं वैसे इंडस्ट्रियां, और एक का कहाँ की है, फैसलाबाद की टेक्सटाइल। तो ये 4 इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज रेट दिए हुए हैं। सुई गैस का 1 MMBTU नॉर्मली हर कंपनी को 4200 का पड़ रहा है, लेकिन जब ये वाली 5 इंडस्ट्रीज कंज्यूम करती हैं, कहते तुम्हें मिलेगा 1400 रुपए का। गवर्नमेंट क्या कर रही है, सब्सिडीज को बढ़ा के एक्सपैंड करना चाह रही है अपनी इकोनॉमी को थ्रू एक्सपोर्ट फिस्कल पॉलिसी, ठीक है जी। और गवर्नमेंट खुद खर्चा करती है, उनकी जगह पे पे करती है सब्सिडी दे के। हाँ जी, क्यों रहा ना हंस रहे हैं, ये कुछ हुआ है। चलो बस यार GTTS, अब मैंने आपको GTTS के थ्रू, ठहर जाओ, GTTS के थ्रू मैंने आपको एक्सपेंशनरी पॉलिसी का बता दिया। जब अब इसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, सुकेड़ना चाहती है, छोटे लेवल पे लेके आना चाहती है, फिर क्या गवर्नमेंट करेगी, इसके अपोजिट कर दो। गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज, टैक्सेस इंक्रीज, ट्रांसफर पेमेंट डिक्रीज, सब्सिडी। अब आपको इस तरह करने से आपको ऑटोमेटिकली क्या हो गया, GTTS की मदद से आपने एक्सपेंशनरी भी कर ली और आपने कॉन्ट्रैक्शनरी भी कर ली। देखो जब मैंने इनकी मदद से आपको समझा दिया कि जो एक्सपैंड कर रही है इकोनॉमी, इसको होल्ड करेंगे तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ही करेगी ना। अब आप भरेंगे किसी में तो वो खुल जाएगा, और अगर हवा निकाल देंगे सुकड़ जाएगा, तो ये वही है। हाँ जी यार, आपको बहुत जरूरी क्वेश्चन आया हुआ है, तो चीज़ों को थोड़ा चलने भी दिया करें, शायद हो सकता है कि आगे जाके उसी को हम उसको क्लियर करें। हाँ जी चलो चलो, अच्छा टाइम क्या हुआ है, क्या हो गया, कोई आज कुछ लगता है स्पेशली हो गया, आप लोग बड़े खुश हैं। हाँ नहीं यार, क्या हो क्या रहा है, नहीं पता क्या है, इसने खत्म नहीं होना, तो हम इसको अपने नेक्स्ट पे ले जाते हैं। लेकिन पता क्या है यार, आप लोग कुछ स्टडी स्टार्ट करें, आप लोग डिपेंडेंट रह के नहीं कर सकते। बेसिकली व्हाट वी कैन डू फॉर यू, वी कैन असिस्ट यू, वी कैन गाइड यू, बीइंग अ सीनियर, बीइंग एन एल्डर, हम लोग आपको बता ही सकते हैं कि दिस इज द राइट रूट, इसको आप पढ़ो। बाकी पढ़ना आप लोगों ने खुद है, हम आपको इस तरह मुख्तलिफ ट्रिक लगा के बता सकते हैं कि यार इस तरह मेमोराइज कर लेना, जब लिखना आए तो लॉजिकली अगर कहीं बयान करना आ जाए, अगर आपको इंटरव्यू में भी पूछ ले कि यार एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की कोई अंडरस्टैंडिंग भी है या नहीं है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि सर आई हैव द अंडरस्टैंडिंग, आई हैव एब्रीविएटेड एज GTTS। वो पूछेंगे ये तुम क्या कर रहे हो, तो उनको बता सकते हैं कि सर इसमें जी मैं कहता हूँ गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है अगर उसको इंक्रीज कर दिया जाए तो इकॉनमी जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, अगर टैक्स रेट को नीचे ले आया जाए तो फिर भी इकोनॉमी ऊपर की तरफ जाएगी।
ट्रांसफर पेमेंट को बढ़ा दिया जाए फिर भी इकोनॉमी ऊपर की तरफ जाएगी, और सब्सिडी गवर्नमेंट बढ़ा देते तो फिर भी इकोनॉमी ऊपर की तरफ जाएगी। सर अगर इसके उल्ट कर दिया जाए तो इकोनॉमी नीचे की तरफ आएगी, आउटपुट फिर डिक्रीज होगी। तो यही तो वो चाह रहा होगा आपसे। तो अब इसको फर्दर स्टडी करना, पब्लिक फाइनेंस को समझना, पब्लिक फाइनेंस का स्कोप को अंडरस्टैंड करना, प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस में फ़र्क मालूम करना, और फिस्कल पॉलिसी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है पब्लिक फाइनेंस का, इसको अंडरस्टैंड करना, फिस्कल पॉलिसी को एक्सपेंड करना, फिस्कल पॉलिसी को डिक्रीज करना, जीडीपी को डिफाइन करना, जीडीपी की ग्रोथ का फार्मूला बताना, ये किसका काम है और किसका मेमोराइज करना, ये आप लोगों ने करना है। सो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू मीट ऑन वेडनेसडे, हम वेडनेसडे को मिलते हैं। और इसको मैं कंक्लूड करके आगे मुझे आप लोगों ने 4 टॉपिक लिखवाए हुए हैं, जिसमें आपने कहा सर वी नीड टू नो अबाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यू पीपल सेड वी नीड टू नो अबाउट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यू पीपल सेड वी वांट टू लर्न अबाउट रिस्क एंड रिटर्न एंड प्राइसिंग, एंड नंबर 4 what you want to do NOT. These are the 4 major topics which inshallah I will discuss with you people, but please do the elements of financial administration which I shared with you. उसको पढ़ो, उसको अंडरस्टैंड करो, जो लफ्ज़ नहीं आते उनके उर्दू में मीनिंग लिखो। अगर आज हमें टूटा फूटा आता है तो हमने उर्दू में मीनिंग लिखे हुए हैं, हमने हाईलाइट किया हुआ है, हमने एक लफ्ज़ के उसकी जो जड़ है उसकी तरफ जाने की कोशिश की है। That's why हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है जो कि आप लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। और बारहा दफ़ा आपको कहा गया है कि आप लोग भी डिक्शनरियाँ लें, मोबाइलों की जान छोड़ें और एक लफ्ज़ के मीनिंग के पीछे जाने की तरफ करें। सक्सेस इज इक्वल टू अक्यूमुलेटेड हार्डवर्क, ये मैं कहता हूँ। सक्सेस इज नॉट इक्वल टू हार्डवर्क ऑफ अ सिंगल डे। हमने भी जब स्टार्ट किया मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना, वी मेट विद द फेलियर 6 months 1 year व्हेन द टाइम केम कि हमारा एक एक्यूमुलेटेड नॉलेज इकट्ठा हुआ। उसके बाद हमने जिस एग्जाम में बैठना शुरू किया अल्लाह ताला पास करते गए। क्यों? क्योंकि चीज़ें इकट्ठी हो चुकी थी। बस अब करना क्या था कि रोल नंबर स्लिप लेनी थी और जाके बैठना था विदाउट प्रिपरेशन। वो प्रिपरेशन विदाउट नहीं थी, उसके पीछे सालों की मेहनत थी। तो आप लोग जो यहाँ पे पास होके बैठे हैं, आप लोगों की सालों की मेहनत पूरी हो चुकी है। आप इसको मैच्योर करें। अब जो एंड पे 2-3 महीने हैं इसको कैपिटलाइज करें, इसमें जान मारें। ये ना हो कि फिर आप जो आपकी एक्यूमुलेटेड हार्डवर्क है वो थोड़ा पीछे चला जाए और जो ज़्यादा कर दिए वो आगे निकल जाए। तो अब ये टाइम नीचे से हेड करके अल्लाह ताला के आगे दुआ करके और मेहनत करने का है। अब ये नहीं है कि आप जनाब एक्सक्यूज़र ढूंढें बस कि यार ये नहीं। अब जो रह गया है उसमें भी जान मारें। आप मुख्तलिफ बुक्स को स्टडी करें। एक पे आप लोग जी एक किताब बता दें, एक किताब कैसे बता दें जी? उसमें तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 तरीकों से अटैम्प्ट हो रहे हैं। मैं आपको एक पे खड़ा रख दूँ, कल को आप कहें जी इन्होंने हमारे साथ देखे क्या किया। वो भाई 5 को पढ़ो, तरीका सिर्फ बता दिया, बाकी प्रैक्टिस करो। आप अब उसको आंसर को सामने रखो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का बता दिए कि जनाब प्रेजेंट वैल्यू निकालो, तमाम कैश फ्लो की इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे डिवाइड करो, जो आप निकालो। अब एक मैंने बता दिया है, उसको अप्लाई करो 5 के ऊपर खुद। ठीक है। एनपीवी बता दिया है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसी होती है, डिस्काउंटेड फैक्टर टेबल में भी देखना बता दिया, वैसे निकालना भी बता दिया। प्रैक्टिस करो। अब ये आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस करो, साथ साथ प्रैक्टिस को ना छोड़ो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, एचआरएम की साथ साथ रीडिंग करो। और टैक्सेशन से रिलेटेड आई होप कि आपको कोई मसला नहीं आएगा। वो आप लोग ना भी करो तो आप कर लोगे आप, क्योंकि जितना लंबा आपने ट्रैवल कर लिया और हार्डवर्क कर लिया उधर आपको इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू मीट ऑन वेडनेसडे, और तब तक प्लीज़ अपने आप को तैयार करें। और अगर आप पहले 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसको 4 घंटों पे कन्वर्ट करें। That's it. It's a humble request and suggestion from your elder. That's it. Thank you.